हेलो थिंकर्स, वेलकम टू द चैनल थिंक 10x। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने इससे पहले चैप्टर 2 पूरा डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे उस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चंस। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है यहाँ पे, कि व्हाट डिड नेल्सन मंडेला रिमेंबर ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रल सेरेमनी। कि नेल्सन मंडेला जिस दिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट डे था इनॉग्रल सेरेमनी, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका के लिए ये हिस्टोरिक डे था, क्योंकि उस दिन सबसे पहले डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, ठीक है। तो उस दिन वो नेल्सन मंडेला क्या चीज याद करते हैं, वो याद करते हैं कि कैसे उन्होंने मतलब इतना ज्यादा सेक्रीफाइस किया। इससे पहले कैसा हमारे पास अपार्थाइड सिस्टम था। अपार्थाइड सिस्टम मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो लोगों को डिस्क्रिमिनेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेसेस, कलर, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने वो इसी चीज को याद कर रहे थे, कैसे हिस्ट्री में वो इतने ज्यादा दुखी थे, उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता था, बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था, उनको इंसान ही नहीं समझा जाता था, और वो ना ही अपनी ऑब्लिगेशंस, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर पाते थे, सिर्फ ब्लैक लोग। तो भाई उस दिन वो इसी चीज को याद करते हैं, और कैसे जो पूरी चीज है फ्रीडम फाइटर्स ने, वहाँ के जो लोग थे, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, उन्होंने कैसे अपना योगदान दिया और आज वो इस मुकाम तक पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मंडेला रेफर टू एज सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। तो सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट क्या, यही ह्यूमन अचीवमेंट है जो हिस्टोरिक डे है आज, 10 मई 1994 जो हिस्टोरिक डे था साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में। उस दिन क्या था, फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी, तो ये उनके लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन अचीवमेंट थी। और ऐसा बिल्कुल सही भी है, अचीवमेंट ही है, जो वो भी तो लोग हैं जो बेशक ब्लैक हैं, कैसे भी हैं, वो भी तो इंसान ही है, भगवान ही उन्होंने भगवान ही तो बनाया उनको भी, तो उनके साथ इतना गंदा ट्रीटमेंट क्यों, किस बेसिस पर। इसलिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो लोगों ने वहां सेक्रीफाइस किया। नेल्सन मंडेला जी खुद जेल में रहे, तो उन्होंने सेक्रीफाइस किया, तो आज इतना अच्छा उनका रिजल्ट आउटपुट निकल के आया। तो ये उनके लिए ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट थी, और इतने सारे लोग, वर्ल्ड लीडर्स भी वहां पर आए थे। Who according to Nelson Mandela is a courageous man? नेल्सन मंडेला करेजियस मैन की क्या डेफिनेशन बताते हैं, वो कहते हैं कि करेजियस मैन वो इंसान है जो ये नहीं कहता कि मैं, हाँ मेरे को डर नहीं लगता, नहीं, करेजियस मैन वो है जो डर भी है लेकिन उस डर पे अपनी जीत पा ले, कॉन्क्यूर ओवर द फियर, ठीक है। तो वो इस तो यही बताया कि करेजियस मैन वही है जो डर भी अगर आए, उसके सामने फियर हो, तो उसको उस पर विक्ट्री हासिल करे, ना कि उस डर से दूर भागे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, नो वन इज बॉर्न hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. Do you agree? Elaborate on the basis of the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी इस चीज के साथ जंग कभी नहीं लेता कि ये काला है, ये गोरा है, या इसका बैकग्राउंड ऐसा है, ये निम्न जाति का है, उच्च जाति का है। कोई इस बात से कभी बचपन से ही कोई हेट करके पैदा हुआ आज तक? कोई नहीं हुआ। सोसाइटी तो उसको सिखाती है कि हमें इन लोगों से दूर रहना है, इनके साथ ऐसा बिहेव करना है, गंदा बिहेव करना है, इनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करना है। तो हम इस स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल अच्छे से अग्री करते हैं कि रियलिटी में कोई भी इस हेट के साथ पैदा नहीं होता है। इलैबोरेट ऑन द, हाँ, नेल्सन मंडेला जी क्या बताते हैं इसमें कि क्या नाम है, कि अगर कोई बंदा हेट करना सीख सकता है सोसाइटी से, तो वो लव करना भी सीख सकता है, और लव कम्स मोर नेचुरली इन कंपैरिजन टू हेट, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। नेम द टू एंथम्स संग ऑन द डे ऑफ ओथ टेकिंग सेरेमनी। कौन से नेशनल एंथम्स गाए करते सॉरी ओथ टेकिंग जिस दिन शपथ ग्रहण हो रहे थे, उस दिन कौन से दो नेशनल एंथम्स गाए गए थे? उस दिन हमारे पास निकोसिया सिक्लेल ई अफ्रीका एंड डाइस टाइम, हमारे पास दो नेशनल एंथम्स गए थे व्हाइट्स के द्वारा एंड ब्लैक्स के द्वारा, ठीक है। और वो नेशनल एंथम दिखा रहे थे वहां पे यूनिटी को एंड इक्वालिटी को। व्हाट इज मीन बाय अपार्थाइड? अपार्थाइड क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द रेस, कलर, बैकग्राउंड, जैसे कि साउथ अफ्रीका के अंदर ब्लैक लोगों के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता था। डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन ब्रीफ। इनॉग्रेशन सेरेमनी क्या थी? इनॉग्रेशन सेरेमनी हमारे पास 10 मई 1994 को हुई, जो कहाँ पे हुई थी? यूनियन बिल्डिंग्स एंड एम्फी थिएटर में, प्रिटोरिया के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास सेरेमनी उधर हुई थी, एंड
इसके अंदर मतलब जब इनॉग्रेशन हो रहा था तो उस टाइम पे फ्लाइट जेट्स उड़ रहे थे ऊपर हवा में, वो सैल्यूट कर रहे थे नेल्सन मंडेला जी को। ठीक है, बहुत बड़े बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स जो उनको कुछ साल पहले जेल ले जाते थे, आज उनके साथ इतना अच्छा ट्रीटमेंट उनके साथ हो रहा था। और बहुत बड़े बड़े डिग्निटरीज इस दिन आए थे, मतलब 140 प्लस कंट्री से वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पर आए थे जिन्होंने ज्वाइन किया था और जिन्होंने इस चीज को माना था, इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए वो इधर साउथ अफ्रीका के अंदर आए थे। और इसी दिन हमारे पास 2 नेशनल एंथम भी गाए गए थे जो कि यूनिटी को डिस्क्राइब कर रहे थे। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला आर मेंस ट्विन ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस मतलब कर्तव्य, ड्यूटीज। तो नेल्सन मंडेला जी कौन से ट्विन मतलब 2 ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं। तो वो हमारे पास 2 तरीके के ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ऑब्लिगेशंस टू मतलब पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब ड्यूटीज एक जो मैन, जो हर किसी मैन के लिए होता है कि अपने मतलब वाइफ, बच्चों और पेरेंट्स को खुश रखना और उनके लिए मतलब अपना मतलब योगदान देना। और दूसरा ऑब्लिगेशन है कम्युनिटी, कंट्री और अपने लोगों के लिए, पीपल के लिए। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। और साउथ अफ्रीका के अंदर जो ब्लैक लोग थे वो इन ऑब्लिगेशंस को ही नहीं फुलफिल कर सकते थे, क्योंकि अगर कोई कोशिश भी करता है इनको फुलफिल करने की तो उनको मतलब हे समझा जाता था और ऐसा माना जाता था कि कि इनको यहाँ से बाहर निकालो, इनको मतलब जेल में डाल दो और या इनको सोसाइटी से ही अलग कर दो। उनके साथ ऐसा बर्ताव होता था, इसलिए इन्होंने स्ट्रगल किया था फिर फ्रीडम के लिए। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस। सबसे पहले पेज नंबर 18 पर हमारे पास क्वेश्चन है, Where did the ceremonies take place? Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? सेरेमनी सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो सेरेमनी हमारे पास यूनि बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, जो हमारे पास दे रखा है। सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फाउंड बाय द यूनि बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। ठीक है, इसके अंदर हमारी सेरेमनी हुई थी। और इंडिया के अंदर सैंडस्टोन से बिल्डिंग जो बनी हुई है वो है हमारे पास राष्ट्रपति भवन और हमारे पास लाल किला। ठीक है, रेड फोर्ट। कैन यू सी हाउ 10 May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? मतलब 10 May को ऑटम डे क्यों बोला गया है चैप्टर में? क्योंकि जो साउथ अफ्रीका कंट्री है वो हमारे पास सदर्न हेमिस्फीयर में आती है। ठीक है, और उस टाइम पे मई में वहां पे ऑटम सीजन होता है, इसलिए ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द बिगिनिंग ऑफ स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड? क्योंकि जब मंडेला जी अपनी स्पीच देते हैं, अपनी शपथ ग्रहण करते हैं, तो वो इन चीजों के बारे में बात करते हैं जो वहां पे डिग्निटरीज होती है उनके सामने। क्या बोलते हैं वो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, उनके साथ जो अपार्थाइड सिस्टम इतना बुरा, उनके साथ इनह्यूमन एक्टिविटीज की जाती थी, उनको टॉर्चर किया जाता था बुरी तरह, जेल में डाला जाता था, बैडली मतलब ब्रूटली उनको बीट किया जाता था, पीटा जाता था। तो उसकी वजह से उसको बोलते कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था। और अब उसी कंट्री में आज हम जिन लोगों को बहुत ही बुरा, निम्न स्तर का, नीचा माना जाता था, आज उसी कंट्री में एक ब्लैक मैन यहाँ पे प्रेसिडेंट की तरह यहाँ पे शपथ ले रहा है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, What does Mandela thank the international leaders for? मतलब मंडेला जी उनको थैंक यू करते हैं, जो भी लीडर्स वहाँ पे गेस्ट आए थे, वर्ल्ड लीडर्स, डिग्निटरीज, बड़े बड़े लोग आए थे वहाँ पर इनॉग्रेशन में, तो उनको थैंक इसलिए करते हैं, वो इसलिए थैंक करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए। ठीक है, आपने हमारा मतलब यहाँ देखने आए कि सच में आज जो हमारी कंट्री है वो फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बन चुकी है। और इसके लिए वो उनको थैंक करते हैं कि पहले कहाँ मतलब कोई भी नहीं आता था। ठीक है, हमारी कंट्री में फ्रीडम नहीं थी और आज इतने सारे लोग आए हैं और मतलब सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, तो इसलिए वो इन सबको थैंक करते हैं। What ideals does he set out for the future of South Africa? मतलब वो क्या गोल्स एक तरीके से सेट करते हैं साउथ अफ्रीका के आगे के लिए। देखो पेज नंबर 18 पर इसका आंसर दे रखा है कि क्या बोला गया है कि वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यू बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। मतलब पॉवर्टी, गरीबी, डेप्रिवेशन, मतलब किसी के पास कोई अधिकार ना हो। ठीक है, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, इन सबसे हम अपनी कंट्री को बिल्कुल दूर कर देंगे। तो ना तो कोई पॉवर्टी रहेगी, कोई डेप्रिवेशन, मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, जेंडर, कास्ट, रेस, रिलीजन, इन बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और कभी भी जो हमारी कंट्री है इस बेसिस पर तो कभी भी यहाँ पे ऑपरेशन ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी को दबा रहा है उसके जाति को लेकर, उसके कलर को लेकर, ऐसा इस कंट्री में कभी नहीं होगा। ठीक है, ये उन्होंने फ्यूचर आइडियल सेट किए थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पेज नंबर 21 पर कि व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू? हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई? मिलिट्री जनरल्स क्या कर रहे थे? वो उनको नेल्सन मंडेला जी को सैल्यूट कर रहे थे। कहाँ वो पहले उनको मतलब जेल में डालते थे और आज वो उनको सैल्यूट कर रहे थे। और ऊपर उनको और क्या बोला गया है यहाँ पे कि
मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फेयर एंड फ्रीली इलेक्ट, मतलब सबका वो वेलकम कर रहे थे। जो आज न्यू गवर्नमेंट बनी वो सब खुश थे और आज वो इन सबको सैल्यूट कर रहे थे और इन सबको मान रहे थे। आज कोई भेदभाव इस साउथ अफ्रीकन कंट्री में नहीं था और उनका एटीट्यूड पूरा चेंज हो चुका था। जो पहले कहाँ मतलब उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था, आज सब कुछ अपोजिट हो गया, ओवरटर्न हो गया। ठीक है। वाई वर टू नेशनल एंथम संग, टू नेशनल एंथम्स क्यों गाए गए? इसलिए गाए गए क्योंकि वो यूनिटी को दिखा रहा था, व्हाइट एंड ब्लैक लोगों की एक साथ, और इक्वेलिटी को दर्शा रहा था कि अब से हमारी कंट्री में सभी लोग इक्वल हैं, कोई किसी के साथ कुछ भी मतलब भेदभाव नहीं होगा, अब सभी लोग इक्वल रहेंगे। इसलिए दोनों तरीके के नेशनल एंथम्स गाए गए। और वो ये भी कहते हैं कि दोनों को आपस में मतलब उनकी लिरिक्स नहीं पता थी कि कैसे नेशनल एंथम गाया जाता है, पर धीरे धीरे वो भी सीख जाएंगे। How does Mandela describe the systems of government in his country in the first decade and the final decade of the 20th century? वो कैसे बताते कि फर्स्ट डिकेड में क्या था और अब 20th सेंचुरी में क्या हो चुका है। तो पहले क्या था, पहले अपार्थाइड सिस्टम था, पहले उनको मतलब इंसान भी नहीं माना जाता था, ब्लैक लोगों को ब्रूटली उनको पीटा जाता था, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। लेकिन आज उसी कंट्री पे एक ब्लैक प्रेसिडेंट मतलब है जो उनको रूल करेगा और सब कुछ चेंज हो चुका है। तो वो फाइनल डिकेड में इस बारे में बात करते हैं कि सब कुछ चेंज हो चुका है, और पहले फर्स्ट डिकेड में वो यही बताते थे कि कैसे अपार्थाइड सिस्टम था और उनकी बुरी कंडीशन थी, कोई फ्रीडम नहीं थी। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, मंडेला के लिए करेज क्या है? तो मैंने आपको इधर क्वेश्चन था ये रहा। करेज का क्या मतलब है कि फियर के ऊपर हमें विक्ट्री पानी है, ना कि हमें फियर से बस कहना है कि हमारे पास फियर नहीं है, हमें फियर से फियर नहीं होता, तो वो उस चीज को मना करते हैं और कहते हैं कि अगर हम फियर पे हमने विक्ट्री पा ली है तो वही करेजियस मैन है। और जो ये मंडेला जी ने अपने जो उनके जो कॉमरेड्स थे, उनके जो दोस्त थे, उनसे उन्होंने यह सब चीज सीखी और उनको पता चला कि सच में वही मैन करेजियस है जिन्होंने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया फ्रीडम के लिए। Which does he think is natural to love or to hate? वो अपनी स्पीच में बोलते हैं कि जो नेचुरल है वो लव है इन कंपैरिजन टू हेट, क्योंकि कोई भी ऐसा पैदा नहीं होता है कि मतलब हेट करने लग जाए किसी से, लेकिन जो लव है वो मोर नेचुरली आता है हर किसी के अंदर। अंडरस्टूड। और वो कहते हैं कि जब मेरे साथ मतलब ग्रिमेस्ट टाइम था मेरे से जब मैं जेल में था, तो उस टाइम पर जो गार्ड्स थे उनमें भी कहीं ना कहीं मुझे एक दो मतलब स्लाइटेस्ट मतलब टाइम के लिए मुझे दिख जाता था कि हाँ ये भी इंसान है, वो भी मेरे साथ कुछ थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा अच्छा बिहेव कर देते थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? ट्विन ऑब्लिगेशंस मंडेला जी कौन से मेंशन करते हैं कि ऑब्लिगेशंस टू पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ऑब्लिगेशंस टू द पीपल, कंट्री एंड कम्युनिटी। ठीक है। What did being free mean to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedoms? जब मंडेला जी एक लड़के थे, एक छोटे बच्चे थे, तो उनको ऐसा लगता था कि मतलब बाहर ऐसे घूमना, ठीक है, और मतलब राफ्टिंग करना, एक तरीके से क्या बोला गया इसमें कि मतलब मदर के हट पे जो फील्ड है वहां पर इजीली जा पाना, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, ये फ्री टू रोस्ट मीलियज अंडर द स्टार्स, राइड द बोर्ड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, ये उनके लिए एक तरीके से फ्रीडम थे। उनको वो इस चीज के साथ वो बिल्कुल भी पैदा नहीं हुए थे कि हाय मुझे फ्रीडम चाहिए, नहीं, वो बिल्कुल सही, तो उनको कोई हंगर नहीं थी फ्रीडम की। ठीक है। और वो मानते थे कि जैसे अब मैं अपने फादर को फॉलो कर रहा हूँ, फादर के रूल्स को मैं वो भी कर रहा हूँ, और मेरी जो कस्टम जो ट्राइब कहती है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं फ्री ही हूँ और मुझे कोई ऐसा खास कोई फ्रीडम नहीं चाहिए। लेकिन जब वो बड़े हुए, जब उन्हें पता चला कि उनको जो ऑब्लिगेशंस टू फैमिली करना है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरे साथ भी जैसा हो रहा है ऐसे मेरी फैमिली के साथ भी हो रहा है, मैं ऐसे कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो उनके अंदर फ्रीडम की भूख जगी। ठीक है। वो उनकी पहले थी ट्रांजिटरी फ्रीडम, मतलब परमानेंट जो नहीं थी फ्रीडम, क्योंकि जो चीजें हमारे साथ साथ वो चेंज होती जाती है। अडल्ट लोगों के पर्सपेक्टिव से जो हमारी चाइल्डिश एक्टिविटीज होती है वो ज्यादातर मतलब वर्थलेस होती हैं। डज मंडेला थिंक द ऑपरेशन इज फ्री, वाई और वाई नॉट? क्या मंडेला जी बोलते हैं कि जो ऑपरेसर है वो फ्री है? नहीं, वो कहते हैं कि रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, वो इस चीज मेंशन करते हैं जो ऑपरेसर है वो भी फ्री नहीं है, वो भी बंधा हुआ है किस चीज से, मतलब प्रिजनर ऑफ हेटेड एंड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजर्स एंड नैरो माइंडेडनेस, मतलब उसके अंदर भी ये चीज भरी हुई है, घृणा भरी हुई है। किसी ने कुछ बोल दिया कि हाँ ब्लैक लोग तो ऐसे ही होते, तो उनके अंदर भी
दबाव है, उनके अंदर भी ये चीज है, उनकी हेट बढ़ी पड़ी है, वो इस चीज से भी फ्री नहीं है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन, व्हाई व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रियम्फ ऑफ। इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स क्यों आए थे 140 प्लस कंट्रीज से? इसलिए आए थे क्योंकि ये बहुत ज्यादा हिस्टोरिक डे था साउथ अफ्रीका कंट्री के लिए और लोगों के लिए भी, और कंट्री जो वहाँ पे थी जो देख रहे थे उस दिन से इनके साथ कितना बुरा हुआ ब्लैक लोगों के साथ, और आज सब कुछ चेंज हो चुका है। और ये ट्रियम्फ दिखाता है कि कैसे मतलब हर कोई अब फ्री रहेगा, किसी के पास कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा कंट्री में, जैसे और मतलब सभी ह्यूमंस एक हैं, जैसे सब व्हाइट रहते थे ऐसे ही अब ब्लैक रहेंगे, तो ये जीत दिखा रहा था। ठीक है, सॉरी। What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all the African patriots who had gone before him? मंडेला क्या बोलते हैं कि वो सम ऑफ ऑल अफ्रीकन पैट्रियट्स, वो ये कहते हैं कि मतलब ये सिर्फ मेरा अकेले का स्ट्रगल नहीं था, मेरे से पहले बहुत सारे लोग जा चुके हैं जिनके वो नाम भी मेंशन करते हैं, ऑलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसिलो, चीफ बेथेली, ऐसे बहुत सारे नेम्स वो मेंशन करते हैं कि इन लोगों सभी का स्ट्रगल की वजह से आज हमारा जो कंट्री है वो इस अपार्टमेंट सिस्टम से दूर हुआ है, फ्री हुआ है। तो वो इन सब से बहुत कुछ सीखा है मंडेला जी ने, तब जाके वो आज प्रेसिडेंट के रूप में सामने आए हैं। Would you agree that the depths of oppression create heights of character? How does Mandela illustrate it? Can you add your own examples to the argument? डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन मतलब जिस हिसाब से उन्हें गहराई तक पूरी तरह दबाएगा गया, उतनी अच्छे से वो उभर कर आए वो लोग सामने। ठीक है, इसकी इन ब्लैक लोगों को कितना बुरी तरह से दबाएगा और आज वो एक प्रेसिडेंट के रूप में सामने आए मंडेला जी। तो यही है कि और ऐसे मंडेला जी हम अपने मतलब जो उन्होंने स्ट्रगल किया उससे वो उनके सामने आ गया था। ठीक है, और अब हम अपने एग्जांपल्स क्या ऐड कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, ऐसे बड़े बड़े लोग जिन्होंने भी इंडिया को फ्री करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया और आज वो इतने ज्यादा फेमस हैं। ठीक है, हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज ऑफ एक्सपीरियंस? एज एंड एक्सपीरियंस के साथ कैसे फ्रीडम चेंज होगी? पहले वो फ्रीडम को बस जैसे छोटा बच्चा हर कोई मानेगा कि मैं आराम से घूम आऊं, मैं जो मन करे मैं पढ़ लूं, जहां मेरा मन करे मैं चला जाऊं, बस यही वो फ्रीडम मानते थे। लेकिन जब उनको पता चला कि ऐसा मेरे को अच्छी सी लाइफ जीनी है, मेरी वाइफ हो, बच्चे हों और मुझे मतलब उनके लिए कुछ अपनी अर्निंग भी करनी है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ऐसा तो मतलब उनको तो अपनी ड्यूटीज को ही फॉलो नहीं करने दिया जा रहा हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, जो व्हाइट्स है उनके द्वारा, व्हाइट सुपरमेसी के द्वारा, तो फिर उन्होंने फ्रीडम के लिए सोचा और उनकी जो फ्रीडम पहले वो खुद चाहते थे कि मैं फ्री हूँ, मुझे कुछ अच्छा करना है लाइफ में, लेकिन फिर जब वो सोचते हैं कि मेरे तरह के तो कई लोग ऐसे हैं, ठीक है, कई लोग ऐसे हैं जो इस चीज से जूझ रही हैं, तो वो फ्रीडम फिर वो अफ्रीकन नेशनल एएनसी हाँ कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। एंड फिर वो उनकी जो खुद की फ्रीडम थी वो अब सभी की फ्रीडम, मतलब खुद का स्ट्रगल था वो सभी के लिए, सभी का स्ट्रगल मिक्स हो जाता और वो एक मतलब सोचते हैं कि हर कोई ही फ्री होना चाहिए इस बुरी जो हमारे पास बेड़ियां थी उनसे। ठीक है, और वो कैसे होते हैं, पहले वो फाइटिंग यंग मैन थे, वो बोल्ड हो चुके हैं, पहले वो एक लॉयर थे, अब वो क्रिमिनल के रूप में सामने आ रहे थे। कहाँ उनको फैमिली, बीवी बच्चे सब पसंद थे और अब वो विदाउट होम रह रहे थे एंड और एक लाइफ लविंग मैन जिसको लाइफ जीनी थी हर किसी नॉर्मल इंसान की तरह, और आज वो एक मंक की तरह रह रहे थे, मंक मतलब साधु की तरह। ठीक है, तो उनका ऐसे फ्रीडम का पूरा जो एक्सपीरियंस था एज के साथ, बड़े होने के साथ वो चेंज हो गया। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? तो उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो भी हम जैसे और लोग दब रहे थे उसी तरह वो भी दब कर रह जाते, कभी क्या पता साउथ अफ्रीकन कंट्री को कितना टाइम और लग जाता फ्री होने में। पर उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया और जब देखा कि मतलब हम अपने बेसिक ड्यूटीज को भी नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, अब बेसिक वर्क पे नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लाइफ तो बिल्कुल इंसान तो है नहीं, जानवरों से भी बदतर है, क्योंकि इंसान के रूप में हम ऐसे जानवरों जैसे रह रहे हैं, हम कुछ अपना काम नहीं कर सकते, हम अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं या हमें जेल में डाल दिया जा रहा है। इस वजह से उनकी जो हंगर फॉर फ्रीडम थी वो मतलब हंगर फॉर फ्रीडम डेवलप हुई और उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। उन्होंने एएनसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और ये मान लिया कि जो फ्रीडम है वो सिर्फ अकेले की नहीं है, वो चेन्स ऑफ फ्रीडम होती है। ठीक है, एक की फ्रीडम नहीं सभी की फ्रीडम होती है, और अगर एक बॉन्डेज में है तो सभी बॉन्डेज में है। ठीक है, इससे उनकी जो पूरी फ्रीडम थी उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई और आज वो एक प्रेसिडेंट के रूप में
थे, वहां पे खड़े हुए थे, ठीक है। तो हमारे पास सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हैं। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टिप है वो ये रहेगी कि आप चैप्टर को बहुत ही अच्छे से क्लियर करें सबसे पहले, ठीक है। इंपॉर्टेंट टिप है ये बहुत ज्यादा। चैप्टर को बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ेंगे तो उससे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, जो डायरेक्ट हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं, ठीक है, आंसर्स में जो हम यूज करेंगे, तो डायरेक्ट आप उनको लिख सकते हो और उससे जो एग्जामिनर है उस पर भी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि बच्चे ने बिल्कुल चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है और इसलिए उसमें आंसर और उसको अंडरलाइन भी कर दो तो हमारा सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन लिखना ऐसे ही होता है, ठीक है। टीचर्स कैसे अच्छे से आंसर दे पाते हैं, इसलिए दे पाते क्योंकि उनको चैप्टर अच्छे से क्लियर होता है। वो बार बार हर क्लास में, मतलब हर बार सेशन चेंज होता है तो वो उसको ऐसे ही पढ़ाते हैं, ठीक है। और उनको चैप्टर बिल्कुल रट जाते हैं, इसमें उनको क्वेश्चंस भी रट जाते हैं और वो आंसर आसानी से दे सकते हैं, टू द पॉइंट ही देते हैं, ठीक है। ऐसे आपको करना है, चैप्टर को बार बार पढ़ना है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेना है और उनको अंडरलाइन करके प्रैक्टिस करनी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।